हेलो सभी सीएचओ का भी स्वागत है एक बार फिर से। ये हमारा पार्ट सेकंड है एनक्वास्ट चेक लिस्ट का। इसमें हम पढ़ेंगे सर्विस प्रोविज़न। क्या पढ़ने वाले हैं? सर्विस प्रोविज़न। सर्विस प्रोविज़न है ये चेक लिस्ट का हमारा सेकंड पार्ट है। तो सर्विस प्रोविज़न में हमारी क्या क्या सेवाएं आती हैं वो हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट। इसमें पहला जो आता है अपना पहला पॉइंट आता है प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ केयर। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ केयर में एएनसी प्रेगनेंसी में आती है हमारी एएनसी सर्विसेज। एएनसी सर्विस में अर्ली रजिस्ट्रेशन आता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का आइडेंटिफिकेशन आता है। एएनसी सर्विस में आपकी क्या रहती है, इसमें कम से कम 4 विजिट होनी चाहिए हमारी। 4 विजिट, पहली विजिट लेस देन 12 वीक होनी चाहिए। सेकंड विजिट हमारी 26 सप्ताह से पहले होनी चाहिए और तीसरी विजिट जो है 34 सप्ताह से पहले हमारी तीसरी विजिट होनी चाहिए। चौथी विजिट जो होती है हमारी 34 सप्ताह के बाद में टिल बर्थ तक, डिलीवरी तक चौथी विजिट हो जानी चाहिए। ये है हमारी एएनसी का चारों विजिटें हैं। इसके अलावा इसमें एक पीएमएसएमए ये 9 और 25 तारीख को हमारे पीएससी और सीएससी पे जो कैंप लगते हैं, जो गर्भवतियों के लिए गाइनकोलॉजिस्ट आते हैं डीएच या फिर अपने टर्शरी लेवल से 9 और 25 तारीख को, तो उसमें हमको गर्भवती महिलाओं को जो हाई रिस्क में है उसको कम से कम 2 बार उसकी 2 विजिट और एक्स्ट्रा हो जाती है और जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में है उसकी कम से कम 1 विजिट होना अनिवार्य रहता है। मतलब कुल मिला के जो है हमारी एएनसी विजिट जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए हमारी इसमें एएनसी सर्विसेज में। अर्ली रजिस्ट्रेशन ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें लेस देन 12 वीक यानी कि 12 सप्ताह से पहले गर्भवती का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य रहता है। इसमें जो है हमारी 12 सप्ताह से पहले हमें उसको अनमोल पे भी एंट्री करनी होती है उसकी, और जो हमारा एएनसी रजिस्टर है उस पर भी हमको एंट्री करनी पड़ती है। इसके बाद में हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कौन कौन सी आ जाती हैं, इसमें शुरू से ही लगा लें आप। उसकी एज, अगर एज लेस देन 18 ईयर है तो वो हाई रिस्क में है। अगर एज मोर देन 35 ईयर है तो वो हाई रिस्क में है। अब उसका हाइट अगर शॉर्ट स्ट्रक्चर है यानी कि 140 से अगर कम है तो वो हाई रिस्क में आ जाती है। एनमोल में इसको 145 भी दिया गया। अगर 145 सेंटीमीटर से कम है तो वो हमारी हाई रिस्क में आ जाती है, शॉर्ट स्ट्रक्चर में आ जाती है। उसके बाद में PIH हो गया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। उसके बाद में GDM हो गया, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। अगर इनमें से कोई महिला है या उसकी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ LSCS हो, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन अगर हुआ है किसी पहले बच्चे का जन्म में, तो वो भी हमारी हाई रिस्क में आ जाती है। अगर उसका ओवरवेट हो, BMI ज़्यादा है उसकी, तो वो भी हमारी हाई रिस्क में आ जाती हैं। तो हाई रिस्क में और भी बहुत सारी महिलाएं आ जाती हैं, जैसे कि किसी का PIH हो गया, GDM हो गया, ये हमारी हाई रिस्क महिलाएं हो जाती हैं। उसके बाद में ये चाइल्ड बर्थ, अब हमारे आ जाते हैं इसके बाद में हम चाइल्ड बर्थ में। अगर हमारा सब सेंटर अगर टाइप B में आता है तो उसका जो है डिलीवरी पॉइंट है। इसका मतलब अगर उस पर डिलीवरी हो रही है तो उसमें प्रॉपर पार्टोग्राफ मेंटेन होना चाहिए, पार्टोग्राफ के हिसाब से होना चाहिए। अगर टाइप A में है तो फिर हमारे जो है चाइल्ड बर्थ वाला हमारे पास इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब आ जाता है हमारा नियोनेटल एंड इन्फेंट हेल्थ। नियोनेटल एंड इन्फेंट हेल्थ, यह आ जाता है हमारा पार्ट। इसमें हमारी इन्फेंट केयर है। इसमें आ जाते हैं हमारे प्राइमरी मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट बेबी। अगर कोई बच्चा 1800 ग्राम से
कम का है तो वो लो बर्थ वेट बेबी में आ जाता है। लो बर्थ वेट बेबी में अगर 2500 ग्राम से कम है तो वो आ जाता है हमारा लो बर्थ वेट बेबी। कितना? 2500 ग्राम, यानी कि 2.5 kg। अगर इससे कम है तो वो LBW में आ जाता है। किस में आ जाता है? LBW में आ जाता है वो बेबी। उसके बाद में अगर कोई बच्चा जिसका वजन 1800 से कम है, यानी कि 1.8 किलोग्राम से कम है, तो वो आ जाता है अपना लो बर्थ वेट बेबी में, वेरी लो बर्थ वेट, ये आ जाता है हमारा इसमें। अगर वजन 1500 ग्राम से कम है, यानी कि 1.5 kg से कम है, तो वो आ जाता है एक्सट्रीम लो बर्थ वेट में। ये हमको याद रखना है। ये हमारी जो है केयर वाला पार्ट होता है, उसमें असेसर कभी कभार पूछ लेते हैं। मेरे से ये वाला क्वेश्चन जो है उसने बहुत गहराई में पूछा था। पीडिया में जो है वो बिल्कुल बहुत गहराई में जाके मैडम ने, असेसर ने हमसे पूछा था। इनका RBS का भी लेवल पूछा था कि जो नियोनेट होते हैं उनका RBS लेवल कितना होता है। तो मैं आपको बता ही देता हूँ, RBS उनका जो होता है नॉर्मल जो होता है अपना नियोनेट का, वो RBS होता है 40 to 60 mg/dl। ये होता है नॉर्मल नियोनेट का, ये RBS लेवल होता है इनका। इसके बाद में अब हमारा पार्ट आ जाता है कौन सा? इम्यूनाइजेशन वाला। तो इम्यूनाइजेशन वाला, इसमें हमें आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारी सिस्टरें जो होती हैं वो इसमें एक्सपर्ट होती हैं, क्योंकि वो उनका रूटीन कार्य होता है और वो लगाती हैं इम्यूनाइजेशन तो करती हैं। तो इसलिए इम्यूनाइजेशन वाले पार्ट को हम इसमें स्किप कर दे रहे हैं। अगर आपका डिमांड रहेगी तो इस वाले पार्ट को भी हम पूरा कंप्लीट पढ़ा देंगे। तो अभी के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अब हमारी दूसरी सर्विस आ जाती है। सर्विस प्रोविजन में अपना अब तीसरा पॉइंट आ जाता है चाइल्डहुड। उसके बाद में चौथा पॉइंट आ जाता है अपना इसमें एडोलसेंट। इसके बाद में फिर पांचवा अपना पॉइंट आ जाता है इसमें अपना फैमिली प्लानिंग। इसके बाद में अब आ जाते हैं हमारे छठवां पॉइंट आ जाता है कम्युनिकेबल डिजीज। इसके बाद में सातवां पॉइंट आ जाता है NCD। आठवां पॉइंट आ जाता है अपना ओरल हेल्थ। इसके बाद में आ जाता है अपना ऑप्थल्मिक एंड ENT सर्विसेज। इसके बाद में अपनी आ जाती हैं एमरजेंसी सेवाएं। इसके बाद में अपनी आ जाती है MNS, और उसके बाद में अपनी आ जाती है इसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में अब अपना आ जाता है इसमें 13वां पॉइंट है रेफरल। अब हम इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। चाइल्डहुड में हमें क्या करना है? इसमें हमें मैनेजमेंट करना है माल न्यूट्रिशन को। माल न्यूट्रिशन जो बच्चे होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको RBS की जो टीम होती है उसके द्वारा उनको स्क्रीनिंग करवानी है, उनको इन्फॉर्म करना है। कोई जन्मजात विकृति है या फिर कोई जो RBS के अकॉर्डिंग जो आते हैं उनके केस, उनको जो है हमें बताना है, उनको इन्फॉर्म करना है। ये हो गया हमारा माल न्यूट्रिशन के लिए हमें असेस करना है, बच्चों को आइडेंटिफाई करना है। तो ये हो गया हमारा चाइल्डहुड में। इसके बाद में आ जाता है अपना एडोलसेंट। एडोलसेंट में हमें क्या करना है? हाइजीन के बारे में उनको काउंसलिंग करना है, मेन्स्ट्रुअल हाइजीन के बारे में उनको बताना है, और क्या करना है इसमें सेफ सेक्सुअल
प्रैक्टिसेस के बारे में उनको हमें बताना है। ये हमारा हो गया एडोलसेंट के लिए। फैमिली प्लानिंग के लिए हमें बर्थ स्पेस और लिमिटिंग पे ध्यान देना है। लिमिटिंग यानी कि बर्थ स्पेस, दो बच्चों के बीच में गैप को बनाने के लिए हमें एलिजिबल कपल को काउंसलिंग देनी है, उनको समझाना है। उसके बाद में लिमिटिंग मतलब यानी कि जो लंबी फैमिली ना हो, ज़्यादा बच्चे ना हो उन पे, इसके बारे में उनको हमें बताना है कि दो बच्चे ही होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना फैमिली प्लानिंग का। उसके बाद में पर अपना आ जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ में अपनी आ जाती है, जैसे कि इसमें आ जाती है अपनी ट्यूबरक्लोसिस है, और अपना आ जाता है लेप्रोसी है, और आ जाता है अपना HIV है, हेपेटाइटिस भी है, वेक्टर-बोर्न डिजीज़ है। ये सारी अपनी इसमें आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ में आ जाती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ में ये सारी दवाइयाँ, ये सारी बीमारी हैं, इनका हमें क्या करना है? प्रिवेंशन करना है। इनका ट्रीटमेंट करवाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं, किस में आ जाती हैं? हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ में। और NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या आता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमको क्या करना है? सबसे पहले सीवैक फॉर्म बनने हैं उनके, सीवैक फॉर्म बनने हैं, उनकी स्क्रीनिंग करनी है सबकी। जो 30 साल से ऊपर के हैं, हितग्राही हैं हमारे, उनको सबके हमें सीवैक फॉर्म बनने हैं। उनकी BP की, शुगर की, और ओरल कैंसर की, जो फीमेल है उनकी ब्रेस्ट कैंसर की, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। सर्वाइकल कैंसर के लिए तो VIA होता है, तो वो हम अपने सब सेंटर पर नहीं होता, उसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको रेफ़र करना है। ठीक है, बाकी हमारे यहाँ पे सब सेंटर पर हो जाती है सर, ब्रेस्ट की और उनकी हो जाती है। और एक चीज़ और हमें अपने सब सेंटर पे बना के रखना है, एक कॉर्नर बना लेना है, उसमें हमें एक मिरर लगा के रखना है, उस पर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यानी कि वो सामने से जो उसकी हाइट होती है मिरर की, इस हिसाब से लगाएं कि जो कोई महिला है उसके ब्रेस्ट दिखें, और उसको जो है उस पर एक बोर्ड लगा दें, एक मतलब एक बैनर टाइप का छपा के उस पर लगा दें, ये सेल्फ ब्रेस्ट कॉर्नर बना हुआ है। ये हो गया हमारा NCD में। ओरल हेल्थ में हम वही बेसिक ओरल केयर के बारे में बताएंगे। इसके बाद में आई और ENT सर्विसेज हम देते हैं, ये हमारी इसी में आ जाता है। उसके बाद में अपना इमरजेंसी सेवाएं हैं, इसमें CPR वगैरह के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, और इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में हमें पता होना चाहिए, हमारे पास इमरजेंसी किट्स अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी एक बॉक्स होना चाहिए हमारे पास, इमरजेंसी इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। ठीक है, एम्बुबे वगैरह होने चाहिए। MNS सेवा है, मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग, ये हमारी जो है ये सेवाएं हमारे पास होनी चाहिए, MNS सेवाएं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग के बारे में जो है बहुत अच्छे से वो लोग पूछते हैं। ड्रग का क्या होता है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे दो, एक तो होता है अपना बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है कि हमारे पास मान के चलिए PCM पैरासीटामोल की 3 महीने की खपत है, यानी कि कितनी? 1000 हमारी जो है 3 महीने की पैरासीटामोल की खपत है। अब हमारा इसका बफर स्टॉक कितना होगा, यानी कि इसका 20% निकाल लीजिए आप। 1000 का अगर 20% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 200, यानी कि 200 जो है हमारे पास बफर स्टॉक होना चाहिए। एक होता है इसका, ये हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम स्टोर बनाएंगे, जो हमारा एक स्टोर बनेगा, उसमें आपको मैं अपना पूरा स्टोर जो है पूरा रैक वाइज आपको दिखा दूंगा, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं उसको। हमने जो है लगाई थी वो VED के हिसाब से लगाई थी, वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। तो ये हमारी जो है कंप्लीट 4 रैकों में कंप्लीट आ गई थी ये मेडिसिन।
इसमें हमारी टोटल 185 प्रकार की जो हमारी एनक्वास में जो चेकलिस्ट में दे रखी हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। वीडी हो गई, फिर उसके बाद में एक एक्स्ट्रा रैक और लगानी पड़ेगी, 3 और 1 4 में हमारी जो है सारी मेडिसिन आ जाती हैं उसी में। ये हो गया अपना ऊपर स्टॉक। एक अपना रहता है रेफरल। रेफरल वाला 13 नंबर का हो गया अपना। रेफरल में क्या रहता है, हमारे जो भी कोई मरीज हमने उसको रेफर किया, एक रेफरल रजिस्टर होता है, उसको प्रॉपर मेंटेन करना है। ओपीडी रजिस्टर में भी उसको मेंशन करना है उसका फॉलोअप के लिए। उस मरीज को एक हमें क्या देना है, एक रेफरल स्लिप भी देना है उसको। उसमें हमें पूरा उसका नाम वगैरह लिख देना है, उसका नाम लिख देना है, उसका उम्र लिख देना है, उसका विलेज लिख देना है, उसका मोबाइल नंबर लिख देना है, उसको क्या प्रॉब्लम थी और कहाँ पे उसको रेफ़र किया गया, वो सारी चीज़ें हमें उसमें मेंशन कर देनी है। आपको मैं अगली वीडियो में रेफरल स्लिप भी दिखा दूंगा। इसके अलावा अपना इसमें सर्विस प्रोविज़न में और क्या जाता है, ओपीडी सेवाएं आ जाती हैं। अगर किसी के यहाँ पे आईपीडी वगैरह चलती है तो वो भी आ जाती हैं। ये हमारे जो है 14-15 पॉइंट्स हैं, ये हमारे सर्विस प्रोविज़न में आ जाते हैं। अब एक चेक लिस्ट को हम अपने लैपटॉप से एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियरली पढ़ेंगे। ये तो क्या है, एक सुपरफिशियल जो है आपके दिमाग में आ गई कि प्रोविज़न का मतलब क्या है, हम जो सेवाएं दे रहे हैं, यानी कि जो सेवाएं हम दे रहे हैं वो सेवाएं हैं हमारी, ये हमारी सर्विस प्रोविज़न में आती है। इसके बाद में जो हमारा तीसरा पार्ट आने वाला है वो रहेगा इनपुट पर। इनपुट में जो सेवाएं हमारे पास जो इनपुट में आती हैं वो सारी चीज़ें हम कल के वीडियो में देखेंगे। और आप इसी सीरीज़ में बने रहना ताकि आपको जो है पूरी नॉलेज इसकी रह सके। क्योंकि बिना चेक लिस्ट के, बिना मतलब हथियार के जंग लड़ना सही नहीं है। जब तक आपके पास मजबूत हथियार नहीं होगा, जब तक आप जंग लड़ने अगर जाओगे तो वहाँ से आपको परास्त का ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ, आप एक बार चेक लिस्ट को पढ़ लो। आप हमसे नहीं पढ़ रहे हो, मत पढ़ो, आप खुद से पढ़ो। आप एक बार पूरी चेक लिस्ट को पढ़ो, तब आपके पास एक हथियार आएगा, तब आप एनक्वास करवाने बैठना और जब देखना आपको कितना मज़ा आने वाला है। क्योंकि आप बिना हथियार के जो है जंग नहीं लड़ी जाती है। तो हथियार हमारा यही है कि हमें एक बार जो है चेक लिस्ट को पूरा पढ़ना है। तो आने वाली वीडियो में एक हम लैपटॉप से आपको इसके बाद में जो है लैपटॉप से हम एक जो एक्सेल सीट में जो अपनी चेक लिस्ट है उसको क्लियर करने वाले हैं, उसको भी हम पॉइंट बाई पॉइंट सारा पढ़ेंगे। और ये आपका जो है सुपरफिशियल आपको जो है एक आइडिया लग गया होगा कि क्या इस पर सर्विस प्रोविज़न में हमारी क्या क्या सेवाएं होती हैं। सर्विस प्रोविज़न में हम जो ओपीडी सेवाएं देते हैं वो होती हैं हमारी प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ सेवाएं हो गई। इसके अलावा अपनी चाइल्डहुड इलनेस हो गई, चाइल्डहुड से केयर हो गई, है ना। उसके बाद में एडोलसेंट केयर हो गई, अपनी एडोलसेंट के लिए हम जो क्या क्या सेवाएं देते हैं वो आ गई हमारी। उसके बाद में फैमिली प्लानिंग आ गई हमारी। हाँ, एक और पॉइंट रह गया, इसका एक पॉइंट और रह गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैलिएटिव केयर एंड एल्डरली केयर। इसको भी आप देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डरली एंड पैलिएटिव केयर, इसमें जो है बुजुर्ग लोगों के लिए जो सेवाएं देते हैं उनका ध्यान रखते हैं, वो हमारी आ जाती है एल्डरली केयर में। और जो सेवाएं हम जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनके लिए जो केयर करते हैं वो आ जाते हैं हमारे पैलिएटिव केयर के अंदर। तो ये वीडियो आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि ये इतना काफ़ी है आपके लिए। इससे बाहर एनक्वास में कुछ नहीं आने वाला है, ना ही कोई इससे ज़्यादा पूछने वाला है। इसके बाद में हम मेन फोकस रहेगा हमारा डॉक्यूमेंटेशन पे, और जो चेक लिस्ट है उसको हम प्रॉपर पढ़ाएंगे, आपको पूरा पढ़ाएंगे। अभी आपको जो सर्विस प्रोविज़न है इसका हमने डिटेल में हो गया, ये काफ़ी है इतना। इसके बाद में अब हम हमारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे इस पर अभी सब्सक्राइबर कम है। हमने कोशिश किया था कि हम ऑनलाइन मतलब लाइव क्लास लें, बट हमारे इस पे जो है सब्सक्राइबर कम होने के कारण यूट्यूब ने डिनाइड कर दिया था उसको कि हम लाइव क्लास नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप सभी साथियों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो हम जल्दी ही लाइव क्लास भी ले पाएंगे, और उसमें आपके जो है लाइव
डाउट भी रहने वाले रहेंगे, होने वाले रहेंगे। आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद।